काशी की आरती की झुनझुन तक, भरोसा देश का है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। भरोसा लोकतंत्र का है। भरोसे के लिए सिर्फ लोकमंच। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो या फिर धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, उस मुद्दे पर और यूपी की राजनीति की बात की जाए या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीति की बात की जाए, उस पर खुलकर बातचीत करते हैं विष्णु विनोदम महाराज जी, जो कि राम सेना के प्रमुख हैं और खुलकर सामने आकर अपने जो है बयान को सामने रखते हैं कि आखिरकार किस तरह से राजनीति चल रही है, सरकार को क्या कुछ कदम उठाना चाहिए। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति की, सीएम योगी को किस तरह से काम करना चाहिए, क्योंकि खुलकर अपनी बातचीत को रखने के लिए जो है जाने जाते हैं, चाहे धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा हो, राम मंदिर से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ है या फिर धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उस पर खुलकर बातचीत करते हैं विष्णु विनोदम महाराज जी, जो कि राम सेना के प्रमुख है। आज मेरे साथ चर्चा करेंगे यूपी की राजनीति को लेकर विस्तार से। सबसे पहले तो महाराज जी, आपका स्वागत है लोकमंच पर। धन्यवाद। महाराज जी, आपको क्या लगता है, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन होना चाहिए जी। टोटल ध्वस्त हो चुकी है यहाँ की राजनीति और निरंतर ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, निरंतर यहाँ बलात्कार हो रहे हैं। कहा जाए कि पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है जी। और ना ही मोदी जी इस पे कोई स्टैंड ले रहे और योगी जी अपनी मनमानी करते हुए चल रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो जंगल राज, तो अभी आप देख रहे होंगे कि जंगल राज पैदा हो चुका है और यहां से कहीं ना कहीं ब्राह्मण भी पलायन करने की ओर चल चुके हैं। तो ये व्यवस्था जो चल रही है फिलहाल उत्तर प्रदेश में, ये बड़ी भयावह है और इसके पीछे अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया, चाहे विपक्ष के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल महाराज जी, इस चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे कि हाथरस का मामला अभी चल रहा है, पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, सरकार कार्रवाई करने की बात कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, ये तो जो हाथरस का मामला हुआ है, ये आज तक के इतिहास में मैं कहूंगा भारत में सबसे भयावह मामला है और इसके अंदर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पूरी दोषी दिखाई दे रही है। रात के 12 बजे उसको जला दिया जाता है। एक तो उसके साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार बताया जा रहा है और उसके बाद भी उसके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। हम लोग भी गए वहां पर, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो माहौल को देखा वो बड़ा गंदा माहौल दिखा। इस तरीके का माहौल भारत में मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि इस तरीके का माहौल पैदा हो चुका है। रात के 12 बजे पुलिस प्रशासन उसकी लाश को उसके परिवार को भी नहीं देती और जला देती है। तो क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? क्या वजह है प्रेस को भी नहीं मिलने देती? क्या वजह है विपक्ष को भी नहीं मिलने देती? तो ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जो हाथरस को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान। बिल्कुल, सवाल तो खड़ा हो रहा है महाराज जी, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से उस मृतक का अंतिम संस्कार किया गया, रात के वक्त अंतिम संस्कार किया, जैसा कि और हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है, तो इस पर मामले को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? आखिरकार क्या वजह थी और कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मेरे हिसाब से ये दोहरा हत्याकांड है जी, बलात्कार दोहरा है ये। और इस हत्या में क्या सरकार के ऊपर मुकदमा होगा जी, ये सोचने वाली बात है। किसी की भी लाश को ये उठा करके जला देते हैं, किसी का भी फेक एनकाउंटर कर देते हैं, बिल्कुल, ये कब तक चलेगा ये? और इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। सरकार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से तो ये 5 साल अगर इस तरीके की सरकार रही तो ये तो जनता का खून चूस लेगी। ये किस तरीके की सरकार है, किस तरीके का ठाकुरवाद चल रहा है,
मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए, योगी जी को हट जाना चाहिए। बिल्कुल। और अगर बात की जाए महाराज जी यहाँ पर, जैसा कि 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या इन सब घटनाओं को देखते हुए जनता बीजेपी को जवाब देगी? जी जी, क्या कह रहे हैं, दोबारा क्वेश्चन करिए। जैसे कि अभी 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से बलात्कार जैसे मामलों में भी इजाफा हो रहा है, क्या जनता परेशान होकर सरकार के इस पूरे कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं को देखते हुए क्या अब जो चुनाव हो रहा है सरकार को सीधा जवाब जो है अपने मत के माध्यम से जनता देगी? ये कैसे देखते हैं आप? जी 100% देगी। जनता त्रस्त है इनसे, हर एक वर्ग त्रस्त है। मैं ये कहूं कि ये कहीं ना कहीं ठाकुरवाद ये चला रहे हैं, ठाकुर भी त्रस्त हैं, ऐसा नहीं है। इस तरीके से जिस तरीके का ये राजनीति उत्तर प्रदेश में ये पैदा कर रहे हैं, ये जातिवाद डाल रहे हैं, राजनीति गंदी राजनीति की तरफ इस उत्तर प्रदेश को लेकर के जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जवाब मेरे को लगता है जनता 100% देगी इनको। और अगर इस बार भी जनता जवाब नहीं दे सकी तो जनता को बहुत भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर पूरे विपक्ष की यहां पर बात की जाए, वो विपक्ष भी लामबंद हो रहा है, चाहे वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा हो, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से बिल लाया गया, और या फिर बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है। क्या इन मुद्दों को लेकर उपचुनाव जो होने जा रहा है विपक्ष को यहां पर कामयाबी मिलेगी, या फिर विपक्ष भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है इन मुद्दों को लेकर? देखिए, मैं ये कहूंगा सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष में काम कर रही है। बाकी की जो आप राज्य जितने भी दल और पार्टियों को देखेंगे, ये तो तमाशे कर रहे हैं। ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो वही चाहे वो आम आदमी पार्टी को ले लो, चाहे बसपा को ले लो, सपा को ले लो, तो यहां सबसे बड़ी उम्मीद अगर लगाई जा रही है तो सबसे बड़ी उम्मीद ही कांग्रेस से लगाई जा सकती है और कोई पार्टी से लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने उन अंग्रेजों से भी छुटकारा दिलाया और इन काले अंग्रेजों से भी छुटकारा वही है। बाकी और किसी के बस की बात नहीं है। बाकी तो सिर्फ अपने जनता को यूज करती है और कुछ नहीं। महाराज जी, क्या ये मान लिया जाए जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या साफ सुथरा माहौल जो है योगी राज में जनता को नहीं मिलेगा? क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि लगातार जो है घटनाओं में इजाफा हो रहा है, लगातार चोरी जैसी घटनाएं बढ़ रही है, रेप जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, फिर आम जनता कहां जाए सर? देखिए, आम जनता ही भुगत रही है इनकी राजनीति के चक्कर में। देखिए, राजनीति दो पहलू की होती है। एक तो जनता के ऊपर राज करने की नीति होती है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं की है। जनता हमेशा कांग्रेस के राज में खुश रही है, व्यापार चलते रहे हैं, व्यापार के ऊपर कांग्रेस ने बड़ा काम किया है। आप देखोगे नौकरियां उन्होंने बहुत ही 70 साल से इतने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन खड़े किए, रेलवे खड़ा किया, हॉस्पिटल्स बनाए बड़े बड़े, उन सबको ये खत्म कर रही है, बेच रही है। ये क्या कर रही है? ये तो बहुत ही गंदा काम कर रही है, देश को खत्म कर रही है, देश को गुलाम कर दिया इन लोगों ने, वापस गुलामी की तरफ जा चुके हैं हम लोग। लेकिन महाराज, अगर बात कांग्रेस की ही की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कांग्रेस का तो वर्चस्व नहीं है। कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कहीं दिखाई नहीं देती। हालांकि सक्रियता पूरी दिखा रही है अब कांग्रेस, और सक्रियता के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बाकी विपक्ष के जो है समाजवादी की बात की जाए या फिर बसपा की बात की जाए, तो जनता के सामने ऑप्शन क्या है सर? कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस अपना सर्वस्व लगा देगी उत्तर प्रदेश में। राम सेना उनके साथ है और इस बार इन भेड़ियों के हाथों से सरकार को छीन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से जो जवाब आएगा वो पूरे देश का जवाब होगा। मुझे ऐसा लगता है कि देश को चलाने के लिए उत्तर प्रदेश ही मुख्य होता है। बड़ा प्रदेश है ये। आप देखेंगे कि इतना बड़ा प्रदेश है कि पाकिस्तान से भी बड़ा प्रदेश है। पाकिस्तान देश है, पूरा प्रदेश ही इतना बड़ा है। तो यहां पर पूरी ताकत झोंक देगी इस बार कांग्रेस, और कहीं ना कहीं भेड़ियों के हाथों से अगर नहीं निकाल पाई
तो ये देश अब बच नहीं पाएगा। देश त्राही त्राही हो चुका है, भुखमरी की तरफ चल चुका है। रोज यहाँ फांसी लगाई जा रही है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं निरंतर हो रही है। अब ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये प्रश्न प्रदेश हो चुका है। अब प्रश्न पूछ रहा है ये प्रदेश कि हम जिए तो जिए कैसे। बड़ा अहम सवाल आपने उठाया महाराज जी यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से किसानों की समस्याओं को लेकर पीएम मोदी भी लगातार ये दावा करते रहे हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ही किसान हितैषी है, कांग्रेस भी लगातार किसान हितैषी होने का दावा करती रही है। लेकिन चाहे राज किसी भी पार्टी का रहा हो महाराज जी, किसानों की दुर्दशा लगातार वैसी ही है जैसी पहले थी। तो अच्छे दिन किसानों के कब आएंगे? किसान क्या सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मोहरा ही बनकर रह गए हैं? जी, किसान राजनीतिक मोहरा बहुत समय से बनते आ रहे हैं, और अब जो ये किया जा रहा है उनके तो हाथ ही काट दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब मल्टीनेशनल कंपनीज एग्रीकल्चर में उतर जाएगी तो बाकी सरकारी महकमा क्या करेगा? तो ये तो सीधा सीधा हाथ काटने, जब रेगुलेटरी नहीं होगी, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ जितने भी फिल्म स्टार हैं, एक पॉर्न स्टार यहाँ पर फिल्म स्टार बनकर के आ जाती है, और उसके कि हम लोगों को क्या दिखाना है, समाज को क्या नहीं दिखाना। जब वो कोई काम नहीं करता, अपना इन्वॉल्वमेंट सरकार हटा लेती है और सरकार मस्त हो जाती है उनके साथ नाचने में। जैसे अभी कंगना रनावत की बात है, एक ड्रग एडिक्टेड जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं अब लक्ष्मीबाई बन जाती है। तो ये देश को भारतीय जनता पार्टी किस ओर लेकर के जाना चाहती है? अब जो एक कृषि का ही मामला था, जय जवान और जय किसान का जो नारा था, इसको भी ये खत्म करने जा रही है। कहीं ना कहीं जवानों को भी अब ये अदानी अंबानी के हाथ में ही डालना चाह रही है, और डाल चुकी है, ऐसे एग्रीमेंट्स कर चुकी है, और अब किसानों के साथ भी इस तरीके का काम करना चाह रही है। तो ये देश को क्या करना चाह रही है? तबाह कर दिया इसने देश को, भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन महाराज जी, पीएम मोदी ये कहते हैं यहाँ पर कि जो ये बिल लाया गया है, अब जो नया कानून आ रहा है किसानों को लेकर, कि उससे सीधा फायदा किसानों को होगा। वो अपनी फसल का दाम तय करेंगे, उनको यहाँ पर पूरी परमिशन होगी कि अपनी फसल को वो किसी भी राज्य में जाकर बेच सकते हैं। इस तरह के भी दावे जो हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, दो चीज है। हेनरी किसिंजर का कहना था, मैं आपको उस चीज को बताता हूं, इफ यू कंट्रोल द कंट्री यू कंट्रोल द ऑयल। अगर आपको कंट्री कंट्रोल करनी है, ऑयल कंट्रोल कर दो। इफ यू कंट्रोल द पॉपुलेशन यू कंट्रोल द फूड। ये फूड कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनका एजेंडा जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ है। ठीक, ये डीपॉपुलेशन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो ये जो डीपॉपुलेशन एजेंडा है, लोगों को मारने का, ये किस तरीके के योगी हैं, किस तरीके का कार्य कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जनता बड़े त्रस्त है। देखिए, अमीरी आदमी धरती पे जिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए बिलाल जी। गरीब आदमी को भी जीने का हक है, मध्यम वर्गीय को भी जीने का हक है। बिल्कुल सर, ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हर किसी को रहने का जो है पूरा अधिकार है। लेकिन महाराज जी, अगर बात की जाए, जिस तरह से योगी सरकार ने भी दावा किया था बेरोजगार युवाओं को लेकर कि रोजगार मुहैया कराया जाएगा, रोजगार नजर नहीं आ रहा है। अच्छे दिन की यहाँ पर बात की गई थी, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब ये उपचुनाव जो सर पर है, क्या ये माना जाए कि युवा, जैसा कि कहा जाता है कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होता है, अब वही बेरोजगार युवा अपने वोट के माध्यम से जनता को जवाब देगा कि आखिरकार बदलाव होता कैसे है? जी, देखिए, रोजगार निरंतर खत्म होते चला जा रहा है। आप देखोगे ये कुछ एजेंडे पे चल रही है यूनाइटेड नेशन के। आप देखोगे रोज प्रधानमंत्री आप यूनाइटेड नेशन को लेकर के बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं। यूनाइटेड नेशन के कुछ एजेंडे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बड़े खतरनाक हैं। और इसमें आप देखोगे एजेंडा 21, इसको सर्च करिए, इसको स्टडी करिए, तो एजेंडा 21 में पता चलेगा कि ये जो लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, ये देश की, विश्व की जनता को खत्म करने का काम कर रहे हैं।
उनको ऐसा लगता है कि या तो सबसे नीचे का तबका रहना चाहिए या सबसे ऊपर का। ये जो 95 बीच का तबका है इसको खत्म कर देना चाहिए। तो अगर 95% बीच का तबका खत्म हो गया, सिर्फ 5% ही, यानी या तो इलीट रहेंगे या बिल्कुल दास रहेंगे, नौकर रहेंगे, तो ये बीच के लोग कहां जाएंगे? तो उनका जो एजेंडा है, एजेंडा 21, उसमें 95% जनता को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कोई नेता नहीं बोल रहा, धर्म गुरु जो बैठे हुए वो भी चिरम लेकर के बैठे हुए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए, स्टडी वर्तमान की कोई वो कर नहीं रहे। बस उनको तो बस अपनी सत्ता से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है। तो जनता से मतलब रखना भी धर्म का काम है। धर्म का काम ही है कि राजनीति कैसे चले, और राजनीति में जब अधर्म आ जाएगा तो अधर्म ही चलेगा। आप सब देख रहे हैं। बिल्कुल सर, तो ये क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश की जनता के अच्छे दिन योगी सरकार के राज में आ पाएंगे कभी? देखिए, 2014 से ये लोग आए हैं और अच्छे दिन का नारा लेकर के आए थे, सबका साथ सबका विकास की बात करके आए थे। सबका साथ तो लिया, सबका विनाश किया। विकास तो सिर्फ 2 लोगों का हुआ, अदानी अंबानी, कुछ यानी कह सकते हैं कुछ इलीट 10 लोगों का ही, 10 ऐसे बड़े लोग हैं जिनका फायदा हुआ है। जनता का तो टोटल नुकसान हुआ है। अब यहां पर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे ये बैंक भी दिवालिया होते नजर आएंगे 2021 मार्च में। मुझे ऐसा लगता है कि बैंक की भी हालत बहुत खराब होती चली जा रही है, और जब बैंक दिवालिया हो जाएंगे तो मध्यम वर्ग और नीचे का वर्ग खत्म हो जाएगा। ये इलीट को फायदा होगा। आप देखोगे अदानी अंबानी को इस लॉकडाउन के बाद भी सारे इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है। उन लोगों को, दोनों को, अदानी अंबानी को फायदा हुआ है, ठीक है। इनको फायदा क्यों हो रहा है? तो जब किसी को नुकसान होता है, कुछ बड़े लोगों को फायदा होता है, और अदानी अंबानी ने ही मिलकर के इन लोगों को आगे प्रोड्यूस किया है। उन्हीं के हिसाब से ये लोग चलते हैं। और सबसे बड़े, अगर मैं कहूं तो इस देश के अगर कोई गद्दार हैं तो वो अदानी अंबानी है। बिल्कुल सर, आज उत्तर प्रदेश की हर एक माँ बहन बेटी ये जानना चाहती है और पूछती है सरकार से कि आखिरकार जो इस तरह की लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, नाबालिगों के साथ में रेप के जैसे मामलों में इजाफा हो रहा है, क्या साफ सुथरा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी मां बहन बेटियों को मिल पाएगा, या सुचारू रूप से कानून व्यवस्था चलाने में योगी सरकार कामयाब हो रही है? देखिए, जब गंदी राजनीति चलेगी, एक डेविल राजनीति चलेगी, शैतानी राजनीति चलेगी, तो न्याय कहां मिलेगा? वो तो भोग के ऊपर चलती है, योग के ऊपर नहीं चलती। ये योग की बात करते हैं, रामदेव बाबा योग की बात करते हैं, ये आप कपाल भाती कर लो, ये योग नहीं है, ये झूठे लोग हैं। योग क्या होता है इसको भी जनता को ये समझाते नहीं, बताते नहीं, क्योंकि खुद को भी समझ नहीं है। तो ये जब तक इस तरीके की राजनीति चलेगा तो किस प्रकार जनता को अवेयरनेस मिलेगी? ये लोग सब भोगी लोग हैं। और मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप जिस बात को कर रहे हैं कि महिलाओं को न्याय मिलेगा, महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, कभी नहीं। और सर, जो जैसे कि रोजगार देने की बात कही गई थी सरकार की तरफ से, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। क्या ये माना जाए कि सरकार अब हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, और अगर सरकार युवाओं को रोजगार देना भी चाहे तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए सर, कि जो बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाए? तो क्या कुछ कदम उठाना चाहिए सरकार को? देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं जी, ये लोग एजेंडे पे चल रहे हैं जी, डीपॉपुलेशन एजेंडे पे चल रहे हैं, तो ये लोग रोजगार की तरफ तो सोचेंगे भी नहीं। इनको कितना भी हम समझा दें, कितना भी बताएं कि क्या करना है, ये लोग भजिए तल्ले की बात करेंगे। अब एक बच्चा इतना पढ़ लिख करके लाखों रुपए उसके माँ बाप उसका कैरियर बनाने के लिए खराब कर देते हैं, और अंत में पता चलता है कि उसको भजिए तलने पड़ेंगे। इस सरकार से किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये टोटल फेलियर सरकार है, और फेलियर नहीं, ये अपने मंसूबे में कामयाब सरकार है। ये जिस मंसूबे से इस देश में आई थी, इन्होंने उस मंसूबे को कामयाब किया है। ये लोग कामयाब हैं, लेकिन इसमें जनता त्रस्त हो गई है, जनता बेकार हो गई है।
अब कहीं ना कहीं आप सोचोगे, जिस जनता ने जमीन जायदाद पे पैसा लगाया था, ठीक है, रेरा लगा करके उस जमीन जायदाद को खत्म कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जमीन जायदाद भी बिकेगी नहीं, एक धन है। ये कहते हैं कि सोना खरीदने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है सोना ही मेन धन है। तो क्यों इस तरीके की बात करते हैं, क्यों देश को बरगला रहे हैं? ये टोटल फेलियर सरकार है, इनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल सर, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की बात की जाए, फिर राज्य की योगी सरकार की बात की जाए, और या फिर पूरे बीजेपी की बात की जाए, जब जब चुनाव हुआ है राम मंदिर को सबसे आगे रखा गया है, उसको मुद्दा बनाकर जनता के बीच बीजेपी लगातार पहुंची है। क्या मान लिया जाए कि अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, अब बीजेपी के पास क्या बचा है? देखिए, राम मंदिर के मुद्दे को, ये राम को लेकर के चले, बगल में छुरी लेकर के चले। राम इस राज्य का नाम नहीं है। जिस तरीके का राज्य चल रहा है, ये राम राज्य नहीं है। और अब ये कृष्ण जन्मभूमि की तरफ भी चल रहे हैं। वही लोग हैं जिन्होंने, वही वकील हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी। देखिए, ये लोग फोटो खिंचवाने के लिए, मीडिया में आने के लिए इतने आतुर होते हैं कि देश बर्बाद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी जेब कैसे भरे, बस सिर्फ इतना सा काम होता है इनका। अब एक बात बताइए, जो मथुरा का माहौल है, ये प्रेम की नगरी मानी जाती है, और यहां पर भी आकर के ये लोग अब इस तरीके से मंदिर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, मस्जिद को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, इसका जवाब भी जो है जनता अब जरूर देगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से बातचीत रखी। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव हो रहा है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, और किसानों को जो है मुद्दा जो किसानों का है उसको लेकर भी विपक्ष लामबंद हो रहा है। सरकार हालांकि किसान हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसान लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मोहरा ही बनकर रह गया है। देखना होगा कि जनता होने वाले इस उपचुनाव में किस तरह से सरकार को जवाब देती है, या फिर विपक्ष के साथ चलती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।